नमस्कार दोस्तों। आज ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा की जाएगी और आज का टॉपिक है कॉस्मोस या ब्रह्मांड। मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव गिरे क्लासेस। सबसे कल अपन ने ये चर्चा की थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। तो उसमें अपन ने एक सिद्धांत पढ़ा था, बिग बैंग थ्योरी। चाहे पृथ्वी की उत्पत्ति की बात हो और चाहे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात हो, दोनों में ही एक ही थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, जिसे कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। तो ध्यान रखेंगे आप, बिग बैंग थ्योरी से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसे और इसी से पृथ्वी दी किसने थी बिग बैंग थ्योरी। तो कल अपन ने देखा था जॉर्ज लेमेत्रे। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे। अब आज अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ब्रह्मांड है क्या, डेफिनेशन क्या है ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड एक आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्था है। ब्रह्मांड एक आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्था है। सुव्यवस्था मतलब एक व्यवस्थित अध्ययन है, ठीक है। तो आकाशीय पिंडों की एक सुव्यवस्था मानी जाती है, ठीक है। ये लिखा है व्यवस्थित एक अध्ययन है जिसके अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित गति से, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दूरी पर गतिशील पाए जाते हैं। मतलब इनकी गति, इन सारे आकाशीय पिंडों की गति, इनकी दिशा और इनकी दूरी क्या होती है? निश्चित होती है। इन सम्मिलित संपूर्ण भाग को ही हम कहते हैं क्या? कॉस्मोस या ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन हम ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन, जो साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है, तो कॉस्मोस का अध्ययन करते हैं कॉस्मोलॉजी। किसमें करते हैं? कॉस्मोस का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी। लेकिन यदि पूछा जाए कि आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है खगोल शास्त्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? खगोल शास्त्र। और यदि ये भी पूछा जाए, तीसरा पॉइंट और पूछा जाता है, इन आकाशीय पिंडों का मनुष्य के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसे कहते हैं ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी सुना हुआ यदि आपने, एस्ट्रोलॉजी कहते नहीं, आपको एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास है तो जी हाँ, ज्योतिष विज्ञान कहलाता है। कहते हैं आकाशीय पिंडों का प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा पंडित जी लोगों से शनि ग्रह का प्रभाव, ठीक है। तो इन ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है और इसका अध्ययन करते हैं ज्योतिष विज्ञान में। चल इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आकाशगंगा, गैलेक्सी। क्या है आकाशगंगा? देखें, आकाशगंगा और कुछ नहीं, तारों का एक क्या है? विशाल पुंज है, समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है। तो आकाशगंगा तारों का एक समूह है। कहा जाता है एक आकाशगंगा में लगभग, ध्यान रखेंगे ये आंकड़ा लगभग लिखा है, एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब से अधिक तारों का क्या पाया जाता है? जमा पाया जाता है। तो एक आकाशगंगा में 100 अरब से अधिक तारों का जमाव पाया जाता है, ठीक है। उसी गैलेक्सी ही कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? गैलेक्सी। नेक्स्ट बात करें अपनी आकाशगंगा के बारे में, ठीक है। तो अपनी हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वो मंदाकिनी है। कई किताबों में आकाशगंगा का ही एक नाम लिख दिया है, मंदाकिनी। ध्यान रखेंगे जिस पे पृथ्वी है, एक आकाशगंगा में हजारों तारे, उनमें से एक तारा जैसे अपना कौन सा है? सूर्य। ऐसे 100 अरब तारे मिलके बनती एक आकाशगंगा, ठीक है। अब अपनी भी कोई आकाशगंगा, ठीक है। कहा जाता है ऐसी अरबों आकाशगंगा है ब्रह्मांड में,
उनमें से जो हमारी आकाश गंगा हो उसका नाम मंदाकिनी है और इसका आकार कैसा है, सर्पलाकार। ये आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये लगभग इस तरीके से सांप के आकार की, कैसी है ये, सांप के आकार की है, स्पाइरल। इसलिए कहते हैं हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है, सर्पलाकार। ठीक है, तो हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है, सर्पलाकार। ये भी याद रखना है इसमें। नेक्स्ट देखा जाए इसी में आकाश गंगा का वह भाग जो हमें अपनी नग्न आंखों से यानी पृथ्वी सतह से दिखाई देता है उसे कहते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला। मिल्की वे या दुग्ध मेखला, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। दुग्ध मेखला क्या है, तो आकाश गंगा का वह भाग जो हमें अपनी नग्न आंखों से बिना किसी दूरदर्शी के दिखाई देता है उसे कहते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ठीक है, हमारे सूर्य को आकाश गंगा, मान लो इसमें से कई तारे हैं, ये मेल सेंटर पॉइंट और इसमें ऐसे कई सारे क्या हैं, तारे। इनमें से कोई ना कोई एक तारा मान लीजिए सूर्य है, तो जो ये केंद्र बिंदु है, केंद्र से आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य की जो दूरी है वो है 32,000 प्रकाश वर्ष। याद रखेंगे, आंकड़ा कई बार पूछा गया है। सूर्य के केंद्र से आकाश गंगा की दूरी कितनी है, तो ये आपका आंसर रहेगा 32,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब ये आया क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9,500 अरब किलोमीटर, या इसी को कह सकते हैं 9.46, ये इंटू लगा है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक भी कभी आ आता है, तो इसको नोट करके पॉइंट याद रखेंगे। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। सूर्य अपनी आकाश गंगा, भाई सभी आकाश, मैंने कहा था कि सभी तारे या ब्रह्मांड के सभी पिंड एक निश्चित गति से निश्चित दूरी पर गतिमान पाए जाते हैं। तो इसका मतलब अपन को जरूर लगता है कि पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य स्थिर है। जी नहीं, सूर्य भी गतिमान है। और सूर्य परिक्रमा किसकी करेगा, अपनी आकाश गंगा की। कितने समय में करता है, तो 25 करोड़ वर्ष। कितने समय में करता है, 25 करोड़ वर्ष को में। और इस समय को, जो ये समय लगता है, इसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, ब्रह्मांड वर्ष क्या है, सूर्य द्वारा अपनी आकाश गंगा की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरी की जाती है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब हमारी आकाश गंगा में कई तारे हैं, अभी अभी बात की थी, लगभग कितने हैं, 100 अरब। और ऐसी अरबों आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो क्वेश्चन आता है कि हमारी कोई पड़ोसी आकाश गंगा भी है क्या, और पड़ोसी आकाश गंगा का नाम है देवयानी। पड़ोसी आकाश गंगा का नाम क्या है, देवयानी। अब अपन बात करते हैं कि आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। तो तारे क्या हैं, देखें, तारे की डेफिनेशन है ब्रह्मांड में पाए जाने वाली गैसों का चमकदार जो पिंड होता है, जिसमें दो गैसें ज्यादातर पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। इन चमकदार पिंडों को क्या कहते हैं, स्टार या तारे। और अंतर यह है कि तारों में स्वयं का अपना क्या होता है, प्रकाश होता है। कहते हैं हमारे ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा माना जाता है साइरस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, डॉग स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। जैसे ये नीचे आप एक चित्र देखें तो यहाँ पे आकाश गंगा दिख रही है, इनमें से एक तारा पर ने बना दिया कौन, सूर्य। तो क्या ऐसे सूर्य के पास भी कोई दूसरे तारे भी होंगे? जी हाँ, जब 100 अरब तारे हैं तो कई तारे यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है या पड़ोसी तारा कौन सा है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी।
प्रोक्सिमा सेंटोरी, यानी सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। अब अपन बात करते हैं अपने सूर्य की। देखें सूर्य क्या है, तो सूर्य भी आकाश गंगा का एक भाग है, मतलब ये भी एक क्या है? स्टार है। सूर्य भी एक क्या है? तारा है, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। भाई पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह। इनमें से एक ग्रह कौन है? पृथ्वी। तो क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य है। यह एक मध्य भारत का युवा पीला तारा है। ध्यान रखेंगे ये भी आया है युवा, यानी कहा जाता है जो तारे बने उनमें सबसे बाद में निर्माण हुआ सूर्य का, और सूर्य का रंग याद रखेंगे पीला है। सूर्य का रंग कैसा है? पीला तारा है। फिर पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य में जो ये लाइट है, प्रकाश है, वो उत्पत्ति कैसे होती है? तो ध्यान रखेंगे सूर्य में एक क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। साइंस पे अपन दो पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है उससे सूर्य में क्या होती है? ऊष्मा आती है। और सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है? तो ध्यान रखेंगे सूर्य की अपने अक्ष पर होती है पूर्व से पश्चिम दिशा में। किस गति में गति करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करता है। ठीक है। और बाद में उत्पत्ति होने के कारण इसे युवा तारा भी कहा जाता है। और सूर्य का रंग, अंडरलाइन ये मैंने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का रंग कैसा होता है? पीला। यदि पूछा जाए हमारे पृथ्वी से कितनी दूर है सूर्य, तो 14.9 करोड़, अपन इसको लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कह देते हैं। तो सूर्य एवं पृथ्वी की बीच की दूरी है 14.9 करोड़ किलोमीटर। अब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं तारे। उन्हें क्या कहते हैं? तारे। तो अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं तारे एवं ग्रह। इनमें अंतर क्या है ये समझ में आ रहा है? देखें, तारे वो होते हैं जिसमें स्वयं का अपना प्रकाश होता है। तारे क्या हैं? ऐसे आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें कहते हैं स्टार। और जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा, जैसे ये अपन देखें तो सबसे पहला ग्रह बना है बुध, इसके और आगे जाते ये बना है शुक्र, फिर ये बना है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे क्या हैं? ग्रह। यानी ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये अंतर है स्टार एंड प्लैनेट में, ध्यान रखेंगे। तो ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। देखें सौरमंडल क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले उपग्रह, छोटे छोटे होते अवांतर या क्षुद्र ग्रह, इन सभी को मिलाकर के कहा जाता है सौर मंडल। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले उपग्रह और अन्य छोटे छोटे ग्रहों को मिलाकर सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। जैसे यहाँ एक चित्र बनाया गया है, ये आपको दिख रहा होगा सूर्य के साथ जस्ट पहले नंबर का ग्रह है कौन? मरकरी, इसे कहते हैं बुध। इससे और दूरी पे देखा जाए तो ये है वीनस, जिसे कहते हैं शुक्र। तीसरे नंबर पे दूरी होती है अर्थ, पृथ्वी। चौथे नंबर पे ग्रह है सूर्य से मार्स या मंगल। पांचवें नंबर पर ग्रह है कौन सा? जुपिटर या बृहस्पति। छठवें नंबर पर देखा जाए तो सैटर्न या शनि। सातवें नंबर पर देखा जाए तो अरुण यूरेनस। 8वें नंबर पर देखा जाए तो वरुण नेपच्यून। और 9वें नंबर पे कौन था? प्लूटो। लेकिन याद रखना है कि अब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। मतलब अपन ग्रह तो पढ़ेंगे लेकिन कितने? केवल 8। ये सूर्य से दूरी याद रखना है। सबसे पास में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपके ग्रह है, याद रखना आपको। चलिए अब ग्रह की डेफिनेशन देख लें। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सभी आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता।
होता बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित। पहले कितने ग्रह माने गए थे, 9, लेकिन 2006 में एक घटना घटी और अब ग्रहों की संख्या, जो प्लूटो था उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब कुल संख्या कितनी है, 8। तो ध्यान रखेंगे, पहले 9 ग्रह माने गए थे, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। अब एक एक करके इन ग्रहों पे अपन चर्चा करते हैं। पहले अपन चर्चा करते हैं बुध ग्रह या मरकरी। देखें मरकरी की क्या क्या विशेषता है। यदि पूछा जाए कि सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन है, तो वो कौन है, बुध। और यह सौरमंडल का सबसे, जितने ये अंडरलाइन है या लाइन में या कलर्ड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक ग्रह से कम 8 से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो बुध। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो भी कौन है, बुध। मरकरी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि बुध ग्रह में मरकरी तत्व की क्या पाई जाती है, अधिकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मरकरी। अब सूर्य के सबसे पास में है तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय, ये भी क्वेश्चन आता है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन पूरी करता है, तो भी इसका भी आंसर आएगा कौन सा, बुध। कितने दिनों में पूरी कर लेता है, तो यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है मात्र कितने दिनों में, 88 दिनों में। और रीजन, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है। इसका वेग यानी गति भी सबसे ज्यादा होती, तो वेग अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। कहा जाता है बुध ग्रह में कोई भी गैस यानी वायुमंडल नहीं पाई जाती है, और वायुमंडल ना होने के कारण, सूर्य के पास होने के कारण, यह सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर, जब तक सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो गर्म, और जैसी सूर्य का प्रकाश गया तो ठंडा, यानी ताप में बहुत अंतर होता है। इसलिए हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है कौन सा, बुध। और बुध ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या कहलाते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं, उपग्रह। तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र या वीनस। शुक्र के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखें। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकट, सूर्य का निकट ग्रह बुध, लेकिन पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है कौन सा, शुक्र। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो भी आंसर है शुक्र। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या पाई जाती है, अधिकता, और अधिकता होने के कारण इसमें ताप सबसे ज्यादा क्या होता है, ताप। इसीलिए यह हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक ताप वाला ग्रह है। अब 2 क्वेश्चन है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है, बुध, और सर्वाधिक गर्म ग्रह या ताप वाला ग्रह कौन है, तो वो है शुक्र। इसीलिए अब जब गर्म होता है तो इसकी तुलना किससे कर दी जाती है, प्रेशर कुकर, इसलिए इसे प्रेशर कुकर सदृश ग्रह भी कहते हैं। बुध ग्रह के समान इस ग्रह में भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, एक तो बुध और दूसरा कौन है, शुक्र। गति देखा जाए तो यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी बाकी दिशा के विपरीत। यदि पृथ्वी की गति पूछी जाए तो पृथ्वी की गति है कैसे, पश्चिम से पूर्व। तो सभी ग्रह, यहाँ पे लिखा सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, लेकिन 2 ऐसे ग्रह, एक शुक्र है और एक अरुण है, जिनकी गति इन ग्रहों से क्या होती है, विपरीत। मतलब सभी ग्रह घूमते हैं पश्चिम से पूर्व, यानी वेस्ट टू ईस्ट, और ये ग्रह घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो अन्य ग्रहों से इनकी गति, अब पृथ्वी के पास होने के कारण जल्दी दिखता है और देर तक दिखता है, और जल्दी देखे देर तक देखे इसलिए इसे सुबह शाम का तारा भी कहते हैं, इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। आकार और आकृति में पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन ग्रह भी कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका भार और आकार लगभग पृथ्वी के समान है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी, ये आपको चित्र बना हुआ है, ये है आपकी कौन सी, पृथ्वी। ठीक है, अर्थ।
अर्थ देखा जाए तो कहा जाता है यह सूर्य से दूरी में कौन सी नंबर पर है? तीसरा। सूर्य से दूरी पे कौन सी नंबर पर है? तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे हो गया बुध, दूसरे नंबर पर हो गया शुक्र और तीसरे नंबर पर है कौन? पृथ्वी। यह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी के 3 भाग में क्या है? जल, और 1 भाग स्थल होने के कारण, ज्यादातर जल होने के कारण इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 हमें याद रखना है, व्यास और परिधि। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये कहलाते हैं व्यास। तो यदि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास पूछा जाए तो 12,755, और यदि ध्रुवीय व्यास पूछा जाए तो वो है 12,712। यानी उत्तर से दक्षिण तक यदि देखा जाए ये व्यास तो 12,712, और ईस्ट से वेस्ट तक इसकी लंबाई देखी जाए तो 12,755। परिधि कहलाती है चारों तरफ जो चक्कर लगा, इस तरीके से गोल चक्कर हो उसे कहते हैं परिधि। परिधि यदि पूछा जाए पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है तो 40,076, और यदि ध्रुवीय परिधि की लंबाई पूछी जाए तो 40,008। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो लधवक्ष गोलाभ। कुछ किताबों में लिखा पृथ्वी गोल है, जी नहीं। यदि पृथ्वी गोल होती तो इसके दोनों व्यास कैसे होने चाहिए? समान। लेकिन यदि दोनों व्यास समान नहीं है, मतलब पृथ्वी गोल नहीं है, तो इसका एक नया नाम दिया गया है ऑबलेट स्फेरॉइड। यानी पृथ्वी का आकार गोल नहीं बल्कि कैसा है? लधवक्ष गोलाभ। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5। कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। यानी आपको बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? तिरछी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। 2 प्रकार की गति होती है, एक तो एक्सिस में अक्ष में घूमती है, दूसरी कक्ष में। जो अक्ष में घूमती है उसे कहते हैं रोटेशन मोशन। क्या कहते हैं? रोटेशन मोशन। इसी का दूसरा नाम है परिक्रमण गति। क्या बोलते हैं इसी को? परिक्रमण। देखें, याद रखेंगे, इसे कहते हैं परिभ्रमण। क्या बोलते हैं इसे? परिभ्रमण। तो परिभ्रमण गति क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में गति करती है। इस गति को रोटेशन मोशन, घूर्णन गति, या इसी गति को कहते हैं परिभ्रमण गति। और परिभ्रमण गति के कारण ही क्या होते हैं? दिन और रात। तो ये बात भी याद रखना है कि परिभ्रमण गति क्या है, या पृथ्वी कितने समय में अपने अक्ष पर घूम लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। दूसरी कहलाती है परिक्रमण गति। परिक्रमा तो जानते हो, जैसे मंदिर में अपन ये भगवान जी बैठे हैं तो मंदिर में अपन क्या लगाते हैं? परिक्रमा। परिक्रमा मतलब चारों तरफ शंकर जी के सामने चारों तरफ घूम लो। पृथ्वी भी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा। इस गति को कहेंगे परिक्रमण गति। ध्यान रखेंगे, ये परिभ्रमण हो, ये परिक्रमण है। पृथ्वी इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। और इस गति के कारण, यहाँ पे याद रखेंगे, परिभ्रमण गति के कारण अक्ष पे घूमती है तो क्या होते हैं? दिन और रात। और सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसके कारण क्या होती है? ऋतुएं परिवर्तन। तो ऋतुएं परिवर्तन किसके कारण होता है? ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पृथ्वी अपने किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर। तो एक कहलाती है परिक्रमण या घूर्णन गति और दूसरी कहलाती है परिभ्रमण गति। कितने दिनों में पूरी करता है ये? तो याद रखेंगे 365 दिन 5 घंटे और 44 सेकंड। दोनों का समय याद रखना है। अक्ष पर घूमने में लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, और पृथ्वी को पूरे कक्ष पर घूमने में यानी सूर्य के चारों ओर घूमने में लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 44 सेकंड। 2 गतियां यहाँ पे और हमें समझाना है। एक कहलाती है युति की घटना और दूसरी कहलाती है वीति की घटना। युति की घटना क्या है? सूर्य के चारों, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य की। ये तो आपको पता है। पृथ्वी किसके चारों घूमती है? सूर्य के। और पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चंद्रमा। ये आपका मून है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करे और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करे, ठीक है, ये लिखा है,
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, इस क्रम में एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। इस घटना को कहते हैं युति की घटना। क्या कहते हैं? युति की घटना। मतलब पहले यहाँ पे सूर्य होगा, ये आपका सन हो गया सूर्य, ये हो गया आपका मून और ये हो गया आपकी अर्थ। SME इस घटना को कहते हैं। और इसी घटना के दौरान होती अमावस्या। अमावस्या जानते हैं, यानी जब चंद्रमा हमें पृथ्वी से दिखाई ना दे तो घटना कौन सी कहलाती है? अमावस्या। ये सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा की इस सतह पे पड़ रहा है, हम पृथ्वी से देख कौन सी सतह रहे हैं? ये वाली। यहाँ से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, मतलब घटना कौन सी होगी? अमावस्या। और अमावस्या की घटना के दौरान ही सूर्य ग्रहण की घटना, काय की घटना घटती है? ये देखें आप, ये सामने वाला पोर्शन पे तो चंद्रमा का भाई चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश तो है नहीं, ये तभी पड़ेगा जब किसका प्रकाश पड़ेगा? सूर्य का। और सूर्य का प्रकाश इस तरफ पड़ रहा, देख इस तरफ से रहे तो हमें दिखाई नहीं देगा। और इसी दौरान काय की घटना होती है? सूर्य ग्रहण की। ठीक है, नेक्स्ट घटना देखें। दूसरी घटना है विति की घटना। ये कंडीशन आप यहाँ चित्र में देखें, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी बीच में कौन हो? पृथ्वी, और इस तरफ हो चंद्रमा और एक तरफ कौन हो? सूर्य, उसे कहते हैं। यानी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं तो इस घटना को कहते हैं विति की घटना। इस दौरान अब यहाँ पे जब होगा तो यहीं से हम पृथ्वी देखेंगे, यहीं से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ेगा, यानी हमें चंद्रमा दिखाई देगा। तो इसी दौरान होती है पूर्णिमा की। क्वेश्चन कई बार आता है कि पूर्णिमा की घटना कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा यानी मून के बीच कौन आ जाए? पृथ्वी। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, इस घटना को कहते हैं पूर्णिमा की घटना। और पूर्णिमा के दिन ही हमेशा क्या होता है? चंद्र ग्रहण। यह भी याद रखना है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा की परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति दोनों लगभग कैसी होती हैं? समान, चाहे अपने अक्ष पर घूमे और चाहे कक्ष पे घूमे। और इसी कारण से पूछा जाता है कि हमें चंद्रमा की पृथ्वी सतह से एक ही सतह दिखाई देती है, यानी एक ही भाग दिखाई देता है। और उसका कारण है क्योंकि चंद्रमा की अपने अक्ष पर और कक्ष पर यानी परिक्रमण और परिभ्रमण गतियां क्या होती हैं? लगभग समान होती हैं। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट और है। एक व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आल्डन। इन्होंने अपना पहला कदम चंद्रमा पे रखा था और इसे नाम दिया, जहाँ पे वो कदम रखा गया था उसे कहते हैं सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। क्या कहते हैं उसे? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी अपन ने केवल 3 ग्रह देखे, बुध, शुक्र और पृथ्वी। इसके आगे की जो अन्य ग्रह हैं उनकी घटना अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।